हारे तो ईवीएम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आज बात होगी ईवीएम पर उठ रहे सवालों पर। 5 राज्यों के नतीजे आ गए। इसके बाद विपक्षी खेमा ऐसा चौंका और फिर वही राग अलापने लगा, वो राग जो ईवीएम को लेकर उठाते रहे हैं। विपक्षियों को बीजेपी की जीत हजम नहीं हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक एक ही आवाज उठने लगी है, ये हार ईवीएम की वजह से हुई है। क्या पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, क्या सुरेंद्र सिंह शेरा, क्या सुप्रिया श्रीनेता, हर किसी की जुबान पर ईवीएम है। हर कोई सवाल उठा रहा है। आपको ये बताया कि 3 दिसंबर को आए नतीजों में एमपी चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल की। प्रदेश की 230 सीटों में से 163 बीजेपी की खाते में गई हैं। परचम लहराया है भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्य विपक्षी कांग्रेस को मध्य प्रदेश के परिणामों ने निराश किया है। अब कांग्रेस इस बार महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है और इस हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हुआ और फिर से ईवीएम का मुद्दा उठा है। कोई एक्स पर लिखकर सवाल उठा रहा है, कोई बयान दे रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि जीते तो हम, हारे तो ईवीएम। तो ये जो मुद्दा है अक्सर आप विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठता हुआ देखेंगे। भले ही दिग्विजय सिंह के बयान की आप बात करें, भाई भले ही आप सुरेंद्र सिंह शेरा के बयान की बात करें, अर्चना दीदी ने बहुत बुरी शिकस्त दी है उनको वहां पर, लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। एक ऐसी मनोदशा निश्चित तौर पर किसी पार्टी में होगी जो जीत का नहीं मुंह देख पाई है, हार का सामना करना पड़ा हो। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि कांग्रेस समीक्षा से पहले ईवीएम पर सवाल उठाने लगी है। बहुत बड़ी बात यह भी कि कमलनाथ ने आज बैठक बुलाई है। आज पार्टी के नेताओं से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों हारे, लेकिन उससे पहले ही बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी मंथन के ईवीएम पर सवाल। बुरहानपुर का अगर आप जिक्र करें तो आपको ये बताएं कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद सुरेंद्र सिंह शेरा भी ईवीएम की मशीन पर सवाल उठाने लगे। उन्होंने ये कह दिया कि ईवीएम मशीन डाउटफुल है। एक्टिव तौर पर जब हम काम कर रहे थे और एग्जिट पोल में कांग्रेस के पक्ष में रुझान भी देखने को मिल रहा था, ईवीएम में सब परिणाम बदल दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवानी चाहिए। इंडिया गठबंधन से ये मांग मैं करूंगा, ये भी उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है। ईवीएम मशीन पे सभी डाउटफुल कर रहे हैं क्योंकि 10 में से 8 सर्वे कांग्रेस के मेजोरिटी बोल रहे थे मध्य प्रदेश में। 10 में से 8 सर्वे कांग्रेस के मेजोरिटी बोल रहे थे और रिजल्ट देखो तो एक तरफा बीजेपी का हो गया। तो सभी डाउटफुल में है, ईवीएम मशीन डाउटफुल में है। हमारे तो कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी, क्या कमलनाथ, सब बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से वोट। ईवीएम मशीन पे सभी। तो इधर सुरेंद्र सिंह शेरा को आपने सुना और उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट कर दिया। ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, कुछ आंकड़े एक्स पर पोस्ट किए हैं और लिखा है कि मध्य प्रदेश में हार के लिए ईवीएम ही जिम्मेदार है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। आपको ये बता देते हैं कि लगातार इसको लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। ये कोई नया सिलसिला नहीं है, लेकिन इसके बाद जब कांग्रेस इतनी करारी हार झेल रही थी, ये एक्सपेक्टेड था कि ईवीएम को लेकर सवाल उठे और एक्सपेक्टेड ये भी था कि कांग्रेस सबसे पहले अपनी हार की समीक्षा करे और उसके बाद ईवीएम को लेकर कोई बात कहे। लेकिन उससे पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वोट शेयर का हवाला दिया जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हारे हैं। एग्जिट पोल में सरकार बनती दिखाई गई, लेकिन हम चुनाव हारे महज ईवीएम की वजह से। मशीन को हैक किया जा सकता है। दिग्विजय सिंह इस ओर भी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और इंडी गठबंधन का जिक्र सुरेंद्र सिंह शेरा ने किया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन से पहुंचकर ये सिफारिश जरूर करूंगा कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने एक बार फिर से चाहिए, क्योंकि ईवीएम जैसी चीजों को अगर हैक कर लिया जाता है तो किसी भी राजनीतिक दल के भविष्य के लिए ये बहुत घातक हो सकता है। और 5 राज्यों के चुनावी परिणाम, इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सुर बदले। ये बताया भी जा रहा है कि उसे भाजपा के मुकाबले 10 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता सोशल मीडिया पर आंकड़े जारी कर रही हैं, इसलिए लड़ाई लड़नी जरूरी है। इस देश ने 4 राज्यों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट दिए हैं। जिन राज्यों में भाजपा जीती वहां भी कांग्रेस को औसतन 40% से ऊपर लोगों ने अपना वोट दिया। सुप्रिया श्रीनेता ने लिखा है कि हार जीत चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इतने सारे लोगों के इस विश्वास के भी कुछ मायने हैं। आंकड़े तो यही बताते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के बढ़े हुए वोट शेयर को उन्होंने शेयर किया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो बीजेपी तेलंगाना में भी जीत जाती। विपक्ष फिर से ईवीएम का बहाना बना रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सीधे सुनिए आप। कि
पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं, एक उनके नेता हैं उदित राज, वो कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ हो गई इसीलिए तीनों राज्यों में बीजेपी आ गई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपके बगल का राज्य है छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी आ गई। फिर हम तेलंगाना क्यों छोड़ते साहब? अगर ईवीएम से हो सकता तो तेलंगाना भी हम जीत जाते। देखिए, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है। मुझे पता है कि अब ईवीएम ये शुरू होगा और इंडी गठबंधन जो जमीन पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के सामने कहीं टिकता नहीं है, अब वो ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाएगा, एक ही राग अलापेगा, ईवीएम ने हरवा दिया, ईवीएम ने हरवा दिया। अब ये कोई बात होती है? आप हिमाचल में जीत जाओ तो ईवीएम नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता तो कुछ। तो आपने सुना किस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का हवाला दे रहे हैं कि अगर हमने ईवीएम हैक किए होते तो आखिर तेलंगाना के ईवीएम क्यों छोड़ देते। इसी तरह की बात वो मिजोरम के लिए भी कह सकते थे, मिजोरम में हम लोगों ने ईवीएम क्यों छोड़ दिया। ये दो प्रमुख चीजें हैं जो शायद कांग्रेस पार्टी को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर भी इस बारे में बयान दे चुकी है, इस तरीके की चीजें उठा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड थी कांग्रेस की जीत, ये कांग्रेस के हवाले से कहा गया है। और ये ट्वीट भी आप देखिए जिसमें आंकड़े शेयर किए हैं वोट शेयर के। ये लगातार कह रहे हैं कि जब 10 लाख लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को वोट दिया है ज्यादा, तो आखिर इस तरह की जन भावनाओं को भी तो जवाब चाहिए होगा। सुप्रिया श्रीनेत का भी ये ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से औसतन 40% से ऊपर लोगों ने वोट दिया है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। चलिए अब इसी मुद्दे पर खास तौर पर हम समझ लेते हैं स्थिति क्या कह रही है दोनों ही दलों की। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया जुड़े हुए हैं। शहरयार खान है, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अक्सर आप जिन्हें देखते हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा बहुत अच्छे से स्थिति हमें समझाते हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों ही खास मेहमानों का। सत्य प्रकाश जी, सीधे आपकी ओर रुख कर रही हूँ। वोट शेयर के आंकड़े और हकीकत क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ये रुख क्या कह रहा है, आप कैसे समझते हैं? ईवीएम्स लाया कौन था? 1988 में जो बिल पास किया, 1989 में ये इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस के समय में ये चेंज आए। देखिए, ईवीएम्स के फायदे हैं, टाइम कम लगता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, टेम्पर्ड होने की संभावना बैलेट पेपर से बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस का ये दावा कि ईवीएम्स हैक किए गए इसलिए यहां जीती, उसका मुझे सीधा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को यह लगा कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट गवर्नमेंट है, इसलिए वो जीत रहे हैं। लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश में दो चीजें नहीं देखी। एक तो शिवराज सिंह चौहान की अंडर करंट स्कीम लाडली बहना योजना, साथ ही प्रधानमंत्री जैसे बड़े लीडर का चेहरा, ये कहीं ना कहीं उनके आकलन पर शायद भारी हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में 6.5 लाख के करीब कर्मचारी हैं। अगर इन कर्मचारियों में जो बैलेट पेपर्स में 3 लाख के ऊपर लोगों ने वोट जो किया है उसमें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही, इसके आधार पर यह तो नहीं कहा जा सकता कि मध्य प्रदेश के होल पॉपुलेशन का मैंडेट है। ये हो सकता है कर्मचारी आपके साथ गए हों क्योंकि आपने ओपीएस का वादा किया, उसमें भी एक कंट्राडिक्शन है कि 2005 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं उनको इसका फायदा मिलेगा, पुराने वालों को तो मिल ही रहा है। तो इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि ज्यादातर कर्मचारी आपके साथ गया है। लेकिन उनने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया बैलेट पेपर्स का, उसमें तो कांग्रेस बढ़त दिख रही है। लेकिन कहने का सवाल यह है कि क्या जिस चीज को आप ही लाए और आप ही उस पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि यह भी तय है कि कुछ बड़े देशों ने जो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक के मामले में बहुत आगे हैं, वो पेपर बैलेट की तरफ लौटे हैं। लेकिन सवाल तब बनता है जब किसी एक जगह ये टेम्पर्ड हो रहा हो। 3 राज्यों में आपकी सरकार नहीं आ रही है और तेलंगाना में आती है, जैसा कि सीएम शिवराज ने बोला है। ये सत्य भी है, लेकिन ये डिबेटेबल इशू है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, पिटीशंस हैं, उन पर जल्द फैसला। हालांकि वीवीपैट जो है, वोटर वेरीफाइड जो आपको ध्यान पेपर ऑडिट ट्रेल है, उस ट्रेल, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा, 2019 में कहा कि आप 2% ट्रेल
को जांच वेरीफाई करा सकते हैं अगर किसी को कोई संदेह है। 2019 में भी इसका प्रयोग किया गया था, आपको याद हो 20,000 से ज्यादा केसेस इसके आए थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य, जब वीवीपैट में जो भी वोटर वोट डाल रहा है उसको दिखता है कि मैंने किसको वोट दिया है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि एक तरफा कि केवल ईवीएम्स के कारण या टेम्पर्ड की गई सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी यहां जीती है। लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं इस पर कुछ ऐसे डायरेक्शन या कुछ ऐसे अमेंडमेंट आए जिससे इन सवालों पर विराम लग जाए। ठीक है, चलिए अब ये स्थिति हम कांग्रेस की तरफ से भी समझ लेते हैं। शहरजाद जी, स्वागत तो आपका करती हूँ, लेकिन बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे ये भी कहूँ कि हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें आज कड़वी लग रही हों। पार्टी की स्थिति है, हम लगातार ये कोशिश भी करें कि कांग्रेस अपने आप में सुधार करे, चूंकि एक बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत हर जगह पर होती है। लेकिन ईवीएम पर सवाल उठाना, क्या आपको सच में लगता है सही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत बिल्कुल सही नहीं है आपके नजरिए से? देखिए, जिस भी मशीन में चिप होगी वो हैक की जा सकती है, ये कई बार सिद्ध हो चुका है। और जिन देशों ने ये इजाद करी थी, कनाडा हो, अमेरिका हो और यूरोपीय देश हो और जापान हो, उन लोगों ने ये ईवीएम को छोड़ के वापस बैलेट पे आए हैं। तो वो तो हमसे ज़्यादा विकासशील और जागरूक हैं। अगर उन्होंने जो चीज़ लाए थे, अब कहीं उनको लगा कि वो टेम्पर हो सकती है, प्रभावित कर सकती है, वो वापस बैलेट पे आ गए हैं। और हमसे ज़्यादा तेज़ गति से वो लोग अपना विकास करते हैं, समय की कीमत उनको मालूम है। और हमारे यहाँ अगर चुनाव हो गया 17 तारीख को और 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, तो फिर काय का समय बचा? ये तो 15 दिन बाद काउंटिंग हो रही है, तो फिर बैलेट से कराने से क्या दिक्कत है? आपको अगर देश में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं और लगातार कई सालों से उठ रहे हैं, 3 रोटी आपने खुद ने खा ली और 1 रोटी कांग्रेस को देके बोलते हैं। समीक्षा की है कांग्रेस पार्टी ने कि आखिर हारे क्यों हैं, या समीक्षा से पहले ईवीएम पर सवाल नहीं, हमारी समीक्षा अभी पीसीसी में 11 बजे से चल वही रही मैं कह है। रही हूँ कि समीक्षा नहीं हुई है सर, क्योंकि फ्रंट फुट पर प्रत्याशी, हमने तमाम नेताओं को देखा है, भारतीय ये जनता चुनाव पार्टी को भी बहनों को भी देखा है। मैं ये चुनाव को भी हटा दूं, मैं ये चुनाव को भी हटा दूं। उससे पहले जो हमने सुना हिमाचल, कर्नाटका, ये सब, तो आप देखें वो हर जगह 4-5 राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं और उसमें एक राज्य कांग्रेस को देके और उसको आप गिनाते हैं कि आपके कर्नाटक में बन गई तब ईवीएम, आपकी हिमाचल में बन गई। अरे भैया, हम ये नहीं कह रहे कि कहाँ आपकी बनी और कहाँ हमारी बनी। हम ये कह रहे हैं कि अगर देश में एक भ्रांति फैल चुकी है, ईवीएम पे शक की सुई उठ चुकी है, आप इतना विकासशील देश हो, तो एक बार देश की जनता को इसका सवाल का जवाब दे दो। मैं तो सरकार बन जाती है। जवाब नहीं, बड़े छोटे छोटे से 2-3 निवेदन कर दूं। सबसे पहले तो मेरे मित्र शहरयार भाई, आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया और उससे मुझे बहुत ऐतराज है कि ये विकसित देश है। याद रखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया को लीड कर रहा है। ये सोच बदलने की कोशिश करिए कि हम दुनिया के कदमों पर चलेंगे। नहीं, आज पूरी दुनिया भारत के पदचिन्हों पर चल रही है। एक बात पहले, और अपने देश पर गर्व करना सीखिए। कब तक गर्व करेंगे जापान और अमेरिका पर, वो समय जा चुका है। अब दूसरी बात जो आज का विषय है, भैया आपके बीच में नहीं बोला था, आप ठीक है, मैं आपके बीच में नहीं बोला। क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। बृजगोपाल जी, तो लगेगा नहीं, वो नहीं सुन सकते हैं ना, कर दीजिए वो ना। नहीं, आपने सवाल उठाया ना, आपने सवाल उठाया तो जवाब तो देंगे ना। प्रश्न उठाया, उसको सुन लीजिए। ये मनमोहन सिंह जी का युग नहीं है, ये कांग्रेस का युग नहीं है। जहां जवाब ईवीएम पर जवाब बृजगोपाल जी, जल्दी से। जहां दुनिया भारत के फैसले नहीं करेगी, अब भारत दुनिया के फैसले करेगा। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कल इस तरह के अखबार आपने देखे होंगे कि इनमें ये छपा हुआ है, दिग्विजय सिंह के बारे में छपा है कि नर्मदे हर पूरी कांग्रेस भेज दी घर। आपको याद होगा कि पूरे सोशल मीडिया में परिणाम आने से पहले ये बात चर्चा में आ चुकी थी कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे। अब कांग्रेस की समस्या ये है कि दिग्विजय सिंह पर नहीं फोड़ सकते, कमलनाथ पर नहीं, राहुल गांधी पर नहीं, प्रियंका गांधी पर नहीं, खड़गे पर नहीं, तो बेचारी ईवीएम ही बची थी जिस पर आपको हार का ठीकरा फोड़ना था। किसी पर तो फोड़ेंगे। हाँ साहब, एक और बात ये कि ईवीएम, एक मिनट बात पूरी कर, ये वास्तविकता से मुंह छुपाना है। यदि जब आप काम करते हैं, तो मैं फिर से कहता हूँ, शहरयार भाई को कहता हूँ कि छिंदवाड़ा में किस तरह आप 7 में से 7 जीत गए,
पूरा मीडिया आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि कमलनाथ का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है। आज दिग्विजय सिंह जी, ये खुन्नस आपको इसलिए है ईवीएम पर कि आप चुनाव हार चुके हैं। दूसरी बात, ये ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग ने पूरे विश्व के लोगों को चुनौती दी थी, सभी राजनीतिक दलों को चिट्ठी भेजी थी कि आइए ईवीएम हम रखते हैं, इसे हैक करके बताइए। परंतु इसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए जगह कहाँ चुनी? इंग्लैंड में। वहां डेमोन्स्ट्रेशन करने गए थे इंग्लैंड। ठीक है खान साहब, एक और बात ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के एरिया में ईवीएम हैक करना भूल गए? क्या फग्गन सिंह कुलस्ते जी के एरिया में ईवीएम हैक करना भूल गए? नहीं, मैं तो आपसे फिर कह रहा हूँ। खान साहब से सवाल है, ब्रिजगोपाल जी 2 मिनट और लौटूंगी आपके पास। बहुत अच्छा, बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसमें भी अब जो मध्य प्रदेश में एक कल से परसों से रिजल्ट आने के बाद एक बात कही जा रही है, तो आप देखेंगे चाहे नरोत्तम मिश्रा हों, चाहे केंद्रीय मंत्री 7 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे कमल पटेल हों, इस तरह चाहे सिसोदिया जी हों, शिवराज सरकार के वो 12 मंत्री जो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार के लिए कांटा बने हुए थे, उनकी आंख में कचरा बने हुए थे, उन सबको भी निपटाने का काम किया गया है। ये चिन्हित करके उन्होंने अपने जो पार्टी के अंदर थे उनको निपटाया, और जहां पर उनको लगता था कि कांग्रेस के मजबूत हमारे नेता हैं, चाहे कमलेश्वर पटेल हों, चाहे जीतू पटवारी हों, इस तरह के सब को नामचीनों को निपटाया। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर ये अपवाद हैं इससे, क्योंकि ये उनके चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाए चाहकर भी, क्योंकि वो भी सीएम की रेस में हैं। आप देखें, ये भाजपा में एक अनार 100 बीमार वाली बात है, इनमें गुत्थम गुत्था है। अब ये लड़ाई दिल्ली में जाके चरणबंधना पे टिकी हुई है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी किसको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर भी आज भी वही है कि ये 3 लाख कर्मचारियों के बैलेट पेपर में हम आगे हैं, और हमें 199 सीट पे वो बैलेट पेपर जिता रहे थे, जिसके हमने प्रमाण भी दिए हैं, और उसके बाद आम जनता का मानस ईवीएम में बदल जाता है। तो ये कैसे जस्टिफाई होगा? इसके लिए चलिए मैं आपको एक अवसर देता हूं, लोहिया जी आपकी सरकार बन गई, हमने बधाई दे दी, आप शपथ लीजिए, लेकिन देश और प्रदेश को एक संदेश दीजिए। मध्य प्रदेश की ईवीएमओ को अभी आप सुरक्षित रखिए, दोनों पार्टी और विपक्ष के नेताओं को बुलाकर उन ईवीएम में 500 वोट डलवाकर इसका एक टेस्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, देश से ये बहस खत्म हो जाएगी, हम आपको सर आंखों पे बिठाई लेंगे। आइए ना, बड़ा करिए दिल, लाइए, अभी ईवीएम सब जगह स्ट्रांग रूम में ही है ना, इसको आप प्रूफ कर दीजिए, हो जाएगी आपकी नीति और नियत के सवाल का प्रिसीजन हट जाएगा। करिए। नहीं, क्यों गलत है? क्यों गलत है? आपकी नियत में खोट होगा तो आप नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं कराएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, चुनाव आयोग की निगरानी में करा लीजिए। पहले इनको कैसे बंद हो, एक बात मैं बता देता हूं, हमारे शहरयार भाई को मतगणना की प्रक्रिया का भी नहीं पता। शहरयार भाई, इस बार हर जगह वीवीपैट मशीन साथ लगी थी। मतदाता ने जिसे अपना मत दिया है उसकी पर्ची उसने खुद देखी है, तब वो मतदान केंद्र से गया है। दूसरी बात, वीवीपैट मशीन से 5% मतगणना स्थलों के पर 5% मशीनों के वीवीपैट की पर्चियां भी गिनी गई हैं, और आपके उसमें जो मतगणना अभिकर्ता थे वो संतुष्ट हैं, वो वहां हस्ताक्षर करके आए। आप ये मत कहिए सारी बात मान ली। चलिए, ईवीएम के तो अलग सवाल है, एक बार फिर से हम रुक लेते हैं सत्यप्रकाश जी का। ठीक है, मौका देंगे ब्रिजगोपाल जी, आपके पास भी मैं लौट रही हूँ। आप सत्यप्रकाश जी जरा बताइएगा, आप कांग्रेस की तरफ से ईवीएम, ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। सत्यप्रकाश जी जरा बताइएगा, कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का जो राग है वो तो अलग ही रखिए, आप अपनी दृष्टि से बताइए कांग्रेस आखिर चुनाव क्यों हारी है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आप। देखिए, मैंने पिछले टर्न पर भी कहा, अब भी कह रहा हूं। देखिए, मैं एक एग्जांपल देके इस चीज को क्लियर करता हूं। मैं काउंटिंग से पहले किसी एक शॉप पर बैठा हुआ था, वहां 10 अलग अलग प्रकार के लोग थे। हमने 10 लोगों से पूछा, उसमें लगभग 7 लोग ने ये बोला कि दे वांट चेंज। ठीक है, लेकिन हमने पूछा कि 10 प्लीज आप ये बताइए, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि आपने वोट किसको दिया। तो उन 10 में से 8 लोगों ने यह बोला कि हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया।
ये क्या प्रदर्शित करता है? इसका मतलब जो चीज समझ रही थी, कांग्रेस ने क्या समझा कि सरकार के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी। उसके पीछे कारण है कि शिवराज सिंह चौहान को शुरू में सेंट्रल लीडरशिप ऑफ बीजेपी के द्वारा साइडलाइन करना, यहां उनका नाम सीएम फेस ना प्रोजेक्ट करना, क्योंकि 2008, 2013, 2018 में भी इवन उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल, क्योंकि 2018 में भी बीजेपी का वोट शेयर 0.13% कांग्रेस की अपेक्षा अधिक था। इन सब चीजों से, और तीसरा चीज बिग गन्स को पार्टी को मैदान में उतारना, तो कांग्रेस को यह लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे है, लेकिन वो अंदर खानों में आकलन नहीं कर पाई। मैंने कहा कि जो लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान की है, उसने वाकई मध्य प्रदेश में जो तजुर्बा दिखाया है, जो आश्चर्य दिखाया है, वो उसी का परिणाम है। हालांकि इसमें ये कहा जा सकता है कि ये कॉम्बो है, यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो जीत है वो कॉम्बो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा चेहरा और दूसरा शिवराज सिंह चौहान की स्कीम्स और उनकी पीपल कनेक्टिविटी। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत का बड़ा आधार मध्य प्रदेश में माना जा सकता है। बिल्कुल, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बारे में जिक्र कर रहे थे। सत्य प्रकाश जी, लौटूंगी मैं आपके पास, आगे को लेकर भी सवाल कर लेते हैं। खान साहब, 24 में क्या करेंगे? कुछ समीक्षा की प्लानिंग की है कांग्रेस ने कि उस दौरान भी ईवीएम? देखिए, निश्चित ही ये परिणामों से हम सबक लेके जहाँ पर हमसे चूक रही होगी ज़मीनी स्तर पे, हमारे संगठन के स्तर पे, तो निश्चित ही उसको दुरुस्त करके हम लोग आज समीक्षा कर रहे हैं और कल से ही मैदान में डटे रहेंगे। इसमें कहीं कोई एन कैन प्रकरण नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सामने है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ, पूरी दमदारी के साथ हमारे राष्ट्रीय नेताओं के मार्गदर्शन में इस चुनाव को लड़ेगी। इंडिया गठबंधन हमारा जो है उसके साथ ये चुनाव लड़ेगी और उसमें ये सब चीजें को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल काम नहीं आया, आपस में लड़ रहे थे, आंतरिक कलह की खबरें, फिर कैसे पार पाएंगे इससे? देखिए, इंडिया गठबंधन अभी जो हमारा स्वरूप था वो देश को लेके था, प्रदेशों में नहीं था। निश्चित ही सब स्वतंत्र थे अपने चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, ब्रिजगोपाल जी, कोई करिश्मा हो पाएगा कांग्रेस की तरफ से? आप एक्सपेक्ट करते हैं क्या जी? कांग्रेस की तरफ से कोई करिश्मा हो पाएगा 24 में? इंडिया गठबंधन का जिक्र चूंकि खान साहब कर रहे हैं लगातार। देखिए, मैं आपको बताऊं, जिनके पास इतना आयोग के नेतृत्व है कि हार की समीक्षा भीतर ना कर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, और ये पूरे देश की जनता को इनको फोड़ने से पहले मालूम है कि ये करने वाले। तो जब आपके पास कोई रणनीति नहीं है, कोई विजन नहीं है, अरे लोहिया साहब तो ला दीजिए ना, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बीच में नहीं बोलता, मैं क्विट कर देता हूँ, यही अकेले बोल रहे हैं। नहीं, बहुत विनम्रता से मैं कह रही हूँ। क्षमा चाहता हूँ मैं। ब्रिजगोपाल जी बताइए। आप पूरी डिबेट को बाद में सुन लीजिए कि ये शांति नहीं रह पाते। अरे आप हार गए हैं, इस हार को इतना गुस्सा मत करिए यार। गोपाल जी, आप देखिए ना कितनी अच्छी बहुमत पाए हैं, खुशी का माहौल है। हम हार गए, हमने हार स्वीकार कर ली और उद्वेलित तो बीडी शर्मा हो रहा है, धमकी है तो बीडी शर्मा दे रहा है। अरे बहुत विनम्रता पूर्वक मैं कह रही हूँ, पूछ लेने दीजिए सवाल उनका, उनको भी जवाब देने दीजिए। ब्रिजगोपाल, बहुत विनम्रता से कह रहे हूँ सर। नहीं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे जीते, कांग्रेस का सहयोग होगा इसमें थोड़ा। ये लोकतंत्र है, इसमें जो आपने जो लोगों की सुनना बंद कर दिया है, आपने अपने कानों पर एक ये ढक्कन लगा लिए हैं, उसी के कारण तो ये परिणाम आ रहे हैं। आप किसी की सुनते ही नहीं, ना जनता की सुनते, ना किसी दूसरी राजनीतिक दल की सुनते। यदि आप सुनते तो इस दुर्गति प्राप्त नहीं होते, इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होती कांग्रेस। परंतु राहुल गांधी से लेकर शहरयार खान जी आप तक कोई कांग्रेसी किसी की सुनता ही नहीं है, केवल अपनी बात कहता है। तो केवल अपनी बात कहना डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी वो है जिसमें दूसरे की सुनिए। सुन लेना विपक्ष की बात। अरे लोहिया जी, आप सलाह दीजिए मोदी जी को, विपक्ष की बात सुन ले। ठीक है, और ये ईवीएम वाला टंटा खत्म कर दें। जल्दी से कंक्लूडिंग कमेंट आपकी तरफ से। क्या 24 को लेकर आप देखते हैं मोदी मैजिक चलेगा कांग्रेस में? कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस की जरूरत? देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश में थोड़ी सी चर्चा करके मैं आपके सवाल का तुरंत जवाब दूंगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये सब चीजें लगी कि भारतीय जनता पार्टी पीछे एंटी इनकम्बेंसी है। ज्यों-ज्यों इसका टाइम बढ़ता गया त्यों तो इसका कैंपेन कम होता गया और भारतीय जनता पार्टी उतनी ही एक लंबी फौज कैंपेनर्स की, कांग्रेस में उसकी कमी, अपनी प्रोमिसेस की डिलीवरी में कांग्रेस बहुत पीछे, जबकि भारतीय जनता पार्टी
लगातार बढ़ती चली गई, ये कहीं ना कहीं अपनी चीजों को पहुंचाने में उनकी जीत का बड़ा आधार है। अब आपने कहा 2024 में क्या मोदी मैजिक चलेगा? देखिए, ये 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम, भले ही तेलंगाना और मिजोरम की बात भी करें तो मिजोरम में भी 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की आई, पिछली बार 1 थी, यहां पर भी 8 सीट हुई, यानी कि उसका जो झंडा है वो बुलंद होते दिख रहा है। इससे ये नहीं, हालांकि दक्षिण में उतना फेवर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलने की स्थिति आज की डेट में दिख रही है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 2024 की लड़ाई अगर इंडिया गठबंधन ने इस रिजल्ट से या इन रिजल्ट से कुछ सबक नहीं दिया और यूनाइट नहीं हुए, गठबंधन पर फोकस करने की जरूरत होगी। सत्यप्रकाश जी, बृजगोपाल जी, शुभकामनाएं। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए अंतिम में डिबेट की, क्योंकि बहुत अच्छी बहुमत मिली है राज्यों में। जी जी, बहुत शुभकामनाएं बृजगोपाल जी आपको, निश्चित तौर पर इसलिए। डिबेट की लिंक पे हाँ, आप बोलिए बोलिए। एक नहीं, मुझे आप भी तो बोलने दें। हाँ, बोलिए बोलिए। एक व्यक्ति जब अपनी बात कहना प्रारंभ करता है, आप बीच में टोक देते हैं, उस व्यक्ति की बात वहीं समाप्त हो जाती है, उसका फ्लो टूट जाता है। और इस तरह से अगर आपको चर्चा करनी है तो मुझे नहीं लगता है कि चर्चा की आवश्यकता है। चलिए, ख्याल रखेंगे बृजगोपाल जी। बहुत सॉरी, आपको कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से भी, हमारी तरफ से समय बहुत कम है, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, बहुत माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बृजगोपाल जी जुड़ने के लिए। शेर खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।